नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। अंदर की बात कहते हैं, जो सामने नहीं दिखता है, सब छुपा हुआ होता है, वही सच होता है। तो क्या बीजेपी में भी वाकई में ऐसा है? ये क्यों आज हम कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर एक बैठक होती है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़ सभी बड़े दिग्गज मौजूद होते हैं, चाहे वो पार्टी के हों, सरकार के हों या फिर संगठन के ही क्यों ना हो, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ही क्यों ना हो। ऐसे में ये बैठक तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 9 साल में पहली बार एक ऐसी बैठक हुई है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ही मौजूद नहीं थे। तो क्या बीजेपी के भीतर ही एक नई लकीर खींची जा रही है? क्या 2027 के लिए एक नया पावर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है? आज यही तमाम सवालों के इर्द गिर्द करने वाले हैं हम सीधी बात। लेकिन उससे पहले सुनिए कि इस बैठक के बाद विपक्ष को किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर होने का एक मौका मिल गया है, और बीजेपी में क्या सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक गुप्त मीटिंग करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अधिक अंतर्कलह है। उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मिल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की रणनीति ही बना रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सारे विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं, अफसरशाही हावी है, अधिकारी बिना पैसा लिए, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। क्या ये बात अभी भी किसी से छिपी हुई है पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश में, कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम्स और सीएम में नहीं बनती है? क्या ये सिर्फ फुटअव्वल अभी बाहर आना बाकी रह गया है? और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है कि इन लोगों की सरफुटअव्वल में विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, और जो सफर कर रही है वो जनता है। तो कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहले वो तमाम सवाल हम एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। पहला प्रमुख सवाल, सीएम योगी की गैर मौजूदगी सिर्फ एक संयोग या संकेत? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो गया है इस बैठक के बाद। दूसरा प्रमुख सवाल, क्या निगम आयोग की नियुक्तियां संतुलन का खेल हैं? क्योंकि इतने समय से पद खाली थे, अब चुनावों से पहले तुरंत इनकी भर्ती हो रही है, वो भी संघ की एक बैठक होती है, उसके बाद तुरंत एक्शन में आते हैं। तीसरा, आरएसएस की सीख के बाद बीजेपी का टोन आखिर क्यों बदल गया है? क्योंकि 20 मार्च को संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होती है। चौथा, क्या यूपी बीजेपी में 2 पावर सेंटर बन रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ अलग हैं, डिप्टी सीएम की राहें अलग हैं, और बार बार इस तरह की जो संकेत है वो मिल रहे हैं। पांचवा, प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन, चेहरे बदलेंगे या संदेश? क्या वाकई में चेहरे बदल दिए जाएंगे या एक संदेश देने की कोशिश हो रही है? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं जिनके साथ आज सीधी बात होने वाली है। और बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं है? क्या एक नई लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है? क्या एक नया पावर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है? हालांकि ये जाहिर सी बात है, जब बीजेपी से सवाल किए जाएंगे तो बीजेपी सब कुछ ऑल इज वेल ही बताने वाली है। लेकिन क्या विपक्ष के जो सवाल हैं या विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? अंदर खाने की पूरी कहानी क्या है? कौन किसके साथ है? सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इसी पर आज सीधी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए, आरके मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की तरफ से, निरंजन पौदार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी स्क्रीन पर जल्द आपको ये मेहमान नजर आएंगे। टीवी स्क्रीन पर प्लीज सभी गेस्ट को दिखाया जाए। ठीक है, अभी हमारे साथ आरके मिश्रा जी कनेक्ट कर चुके हैं, निरंजन पौदार जी कनेक्ट कर चुके हैं, पूजा मिश्रा और रत्ना पांडे जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आरके मिश्रा जी, मैं आपका जल्द ही रुक करूंगी। जरा विपक्ष के जो हमारे
ओपोनेंट्स आपकी तरफ हमलावर जो है, यानी कि पूजा मिश्रा जी और रत्ना पांडे जी कनेक्ट कर जाए, फिर जरा चर्चा में थोड़ा माहौल बनेगा। निरंजन पोद्दार जी के साथ शुरुआत आज कर लेते हैं। निरंजन पोद्दार जी, क्या कुछ कहेंगे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, क्योंकि क्या उत्तर प्रदेश में हम ये कहें कि 2 पावर सेंटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? 9 साल में पहली बार एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें यूपी सरकार के जो मुख्य चेहरे हैं वो चेहरा ही नदारद होता है और सभी दिग्गज उसमें होते हैं और महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। क्या एक नया सियासी संदेश मिल रहा है? आप प्लीज ऑडियो अनम्यूट कीजिए पहले। निरंजन पोद्दार जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, आप ऑडिबल है, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। हाँ, देखिए, ऐसा है राजनीति के अंदर कई बार कई चीजें होती हैं जो हम जिनको हम कयास बोलते हैं, कई बार होता है जो सूत्र बोलते हैं, कई बार होता है कि अनुमान बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब संदेश या यूं कहें कि एक मैसेजिंग होती है, उसी से कयास जन्म लेते हैं और उसी से सूत्र जो है वो वहीं से सूत्र निकलते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर कुछ जो खींचतान सी एक देखी गई है। चाहे उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक ऐसा कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश लेवल के ऊपर अलग अलग प्रकार से राजनीति होती है, यानी कि सेंटर जो है वो ये नहीं चाहता कि इतनी पावर राज्य को दी जाए या इतनी पावर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दी जाए कि वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके। और कई बार आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा भी इस बात की शिकायत की गई कि हमारी नहीं सुनी गई। और उप मुख्यमंत्री, चाहे इसके अंदर आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करें या आप पाठक जी की बात करें, वो रह करके बीच बीच के अंदर आपको विरोधाभासी बयान, विरोधाभासी जो चीजें हैं वो दिखाई देती रही हैं। और उसके बाद में जब प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश का संगठन के अंदर, प्रदेश नेतृत्व के अंदर जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी जी, तब वो ये माना गया कि ये कहीं ना कहीं केंद्र के ज्यादा विश्वस्त हैं, बल्कि प्रदेश के अंदर इनका समन्वय और इनका तालमेल उतना बेहतर नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में जब इस प्रकार की कोई मीटिंग होती है या इस प्रकार की कोई बैठक होती है, क्योंकि आज की तारीख में प्रियंका जी आपको ये चीज भी देखनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी सी बन गई है कि अनेक प्रदेशों के अंदर जो वहां के जो छत्रप या यूं कहें कि वहां के जो शीर्ष नेता है, उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन करके या दरकिनार करके और नया नेतृत्व पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आप मोहन यादव जी की बात करें, चाहे आप हरियाणा के अंदर आप सैनी जी की बात करें, चाहे राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को साइड करके जो भजनलाल शर्मा जी हैं उनको नामित कर दिया गया। तो इस तरीके से ये चीज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास कर रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने अपनी जो एक जिसको कहते हैं अपनी एक लोकप्रियता और अपनी एक विश्वसनीयता जिस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अपने काम के अंदर, अपने शासन के अंदर उत्पन्न करी, आज कहीं ना कहीं उसी चीज की सहमत का खेल नजर आता है। तो इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो चीज है कि भाई जिस चीज के अंदर जिस बैठक के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री को छोड़ करके इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए जाए कि जहां पे निगमों की नियुक्तियां तथा जितने भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने की बात की जाए, और उसके अंदर अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री जो आप ये समझ लीजिए कर्मठ और जिनका अपना इकबाल है, तो निश्चित रूप से देखिए सहज ही मन में प्रश्न उठता है और उस प्रश्न का जवाब तो अब आने वाला भविष्य दे पाएगा। बिल्कुल, अभी आने वाला भविष्य ही देखेगा। आर के मिश्रा जी का भी अब हम रुक कर लेते हैं। आर के मिश्रा जी, देखिए
एक विश्लेषण यहाँ पर निरंजन जी ने जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल का जवाब कायदे से आप ही दे पाएंगे और उस तरीके से, बेहतर तरीके से, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी जाहिर सी बात है ये सवाल अब आ गया होगा कि यूपी का जो मेन चेहरा है वो ही मीटिंग से नदारद क्यों होता है, जब निगम आयोग से जुड़ी बातें इसमें हो रही थी, संगठन को मजबूत करने की बात हो रही थी, पार्टी को मजबूत करने की बात हो रही थी, इतनी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ। तो क्या एक नया पावर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसे एक संयोग कहें या फिर इसके वाकई में हम संकेत माने? मोनिका जी देखिए, यहाँ पर कोई गुप्त बैठक तो थी नहीं। जैसे हमने देखा है ब्रजेश पाठक जी का, मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट हमने देखा है, उसमें तो पूरी तरह से स्पष्ट कर करके दिया गया है जो कि बैठक के अंदर में किस तरह की बातें हुई, किस तरह की चर्चा हुई। हाँ, ये जरूर है जो कि योगी जी नहीं थे, अनुपस्थित थे, क्योंकि हम लोगों को पता है जो 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और वो कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल होने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो कि चूंकि कार्यक्रम की व्यस्तता थी, इस वजह से मुझे लगता है जो कि योगी जी नहीं थे, अनुपस्थित थे। लेकिन ये चर्चा जो हमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुन रहा था, जो कि इस तरह का जो पावर सेंटर की बात हो रही है, जैसे आपने एक प्रश्न भी उसमें डाला हुआ है जो क्या 2 पावर सेंटर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कि इस तरह का जो कि कोई पावर सेंटर की बात नहीं हो रही है, जो पार्टी के अंदर में है, क्योंकि संगठनात्मक चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं जो संगठनात्मक चर्चा है मिश्रा जी, संगठनात्मक चर्चा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यूपी में 9 सालों में हमने कुछ ऐसा देखा नहीं कि कभी कोई भी चीज, कोई भी मीटिंग, कोई भी बैठक हुई हो जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना रहे हों। अब ये पहली बार 9 साल में एक ऐसी चीज आकर खड़ी हो गई है, वो भी तब जब बीते समय में डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स दिखे हैं, स्टेटमेंट्स के बीच में विरोधाभास दिखा है अलग अलग विषयों को लेकर। तो जाहिर सी बात है ना, सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। सवाल उठाना तो मैं कहता हूं विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई विषय है नहीं, तो मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2027 के अंदर में जो चुनाव है उससे पहले विपक्षी पार्टियां ऐसे इस तरह के माहौल बनाने का बहुत प्रयास करेगी। और हम लोगों को लगता है जो कि हमने इस संगठन को कैसे बेहतर करना है उसके ऊपर में चर्चा करनी है। योगी जी हो सकता है जो कि किसी मीटिंग में न उपस्थित हो, अनुपस्थित रहे, क्योंकि कार्यक्रम की इस तरह की व्यस्तता हम लोग देख चुके हैं जो कि कभी कभी ऐसी मीटिंग हो जाता है जिसमें योगी जी नहीं भी रहते हैं। कोई जरूरी नहीं जो कि 9 साल के अंदर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो, योगी जी अनुपस्थित भी रहे हों और हम लोगों को पता ना हो। इसमें इस तरह की बातें हमें लगता है जो कि नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात है संगठन की, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए 2027 से पहले भी, हम तो ये कहते हैं कोई चुनाव आने का, आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर बातें तो हो रही है ना। अब आप ये बताइए कि आप बेशक ऑल इज वेल का नारा लगा लें, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ऑल इज वेल तो दिख ही नहीं रहा है। 9 साल में पहले कभी मीटिंग हुई हो तो बताइएगा, 9 साल में पहले तो कभी मीटिंग नहीं हुई। ये तो वो बात हो रही है कि बीजेपी बाहर से तो बहुत कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से शायद कुछ खटपट है या शायद कोई दिक्कत है। नहीं, दिखाने की कोई कोशिश नहीं है। हमारा जो भी चीज है, जो हमारा जो संगठन है वो वास्तविक संगठन है। और अभी 20 तारीख को ही मीटिंग हुई थी जहां पर संघ प्रमुख ने नसीहत दी थी कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अपने अंदर किसी भी तरह का घमंड ना लेकर आए। इतने समय से पद खाली पड़े थे, उस पर होश नहीं आया। अब जब 20 तारीख को संघ प्रमुख के साथ मीटिंग होती है, उसके बाद बिना मुख्यमंत्री के मीटिंग हो जाती है ब्रजेश पाठक जी के घर पर, डिप्टी सीएम के घर पर, और फिर आयोग और निगम के जो तमाम पद खाली हैं उन पर भी भर्ती करने की बात आ जाती है। अब हर एक चीज को जो हो रहा है सिस्टमैटिकली एक के बाद एक, सबको आप संयोग और ऑल इज वेल कैसे कह देंगे? ऑल इज वेल ही है मोनिका जी। मैं जरूर, आपके मन में प्रश्न जरूर है और विपक्ष के मन में भी प्रश्न इसलिए है कि 2027 का चुनाव है और हमें पता है जो कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी व्यवस्था हुई है, चाहे वो कानून को लेकर के ले लें या विकास को लेकर के, आप या हम कभी सोच सकते थे जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जेवर एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था होगी,
या जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर में होगी। ठीक है, ऐसा विकास हम लोग क्या हो सोच रहा है भी वो नहीं हम देख सकते। रहे हैं, विकास क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्टी और संगठन की बात कर रहे हैं, अब विकास गिनाकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं। पूजा मिश्रा जी, क्या आपको भी लगता है कि अंदर सब कुछ खटपट चल रही है, खींचतान चल रही है, एक नई लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि रविदास मेहरोत्रा जी भी जिस तरीके से सवाल उठाते हैं कि बीजेपी में अंदर खाने ही खींचतान इस वक्त है और सीएम योगी को साइड करने की कोशिश हो रही है। जी आपको नमस्कार और जी। साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपको प्रवक्ताओं को और सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मोनिका जी, आपको ये लकीर अब दिख रही है, अब प्रोमिनेंट दिख रही है। चुनाव पास आते आते और दिखेंगे। समाजवादी पार्टी तो शुरुआत से ही कह रही थी कि इनके अंतः कलह के जो है भेंट चढ़ जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता, और ये पहले चलता है। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त थे कि वो उस मीटिंग में नहीं रह पाए। और मोनिका जी, माननीय मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे जब महाकुंभ चल रहा था, जब माघ मेला चल रहा था ना, तो कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा लगता था इलाहाबाद में, और उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जी भी होते थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी अलग मीटिंग कर रहे होते थे। जैसे हमारे छात्र संघ के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, अलग अलग प्रत्याशी होते हैं, बगल में उनका मंच सजा है, उनका मंच सजा, तो ये लोग जो है तब भी जो है इनके यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा लगाओ, उप मुख्यमंत्री यहीं पे हैं तो साथ में जाकर के कर रहे हो, सेम चीज करने को जाना। लेकिन नहीं, तब भी नहीं जा रहे थे, तब वो प्रोमिनेंट होकर के डिस्कशन में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने गुटबाजी को शो नहीं किया था। मोनिका जी, आपके भी न्यूज ने कवर किया होगा, जब जो है केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि संगठन बड़ा है सरकार से, मतलब इनके यहाँ ये द्वंद चल रहा था। आपने वो न्यूज भी कवर की होगी जब जो है एक मेडिकल अधिकारी, सीएमओ और डीएम के बीच में युद्ध चलता है। ब्रिजेश पाठक पत्र लिखते हैं, सतीश महाना पत्र लिखते हैं सीएमओ के पक्ष में, लेकिन डीएम भाई साहब होते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके ऊपर हाथ होता है, तो सीएमओ सेम काम के लिए सीएमओ को निलंबित कर दिया जाता है, डीएम को रख लिया जाता है। तो ये आज का नहीं है मोनिका जी, इनके यहाँ पे जो पावर का द्वंद चल रहा है वो पहले से ही चलता चला आ रहा था। आप सोचिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी हालांकि अपना कार्यभार सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो जो मुद्दों पे मुखर होकर बोलना चाहिए वो भी नहीं बोल पा रहे थे। अगर मीडिया उनसे प्रश्न ना पूछती एक साक्षात्कार में तो ये भी ना कहते कि बटुकों की शिखा गलत खींची गई। आप सोचिए कि कितने प्रेशर में ये उप मुख्यमंत्री लोग कार्य कर रहे हैं इस सरकार में कि ये अपनी बात को भी सही ढंग तरीके से नहीं रख पा रहे, और वही चीजें निकल करके सामने आ रही क्योंकि इनको जनता के बीच में जाना है। आपने देखा होगा कि संजय निषाद जी बड़े दहाड़े मार मार करके रो रहे थे। क्यों दहाड़े मार करके रो रहे थे? क्या बेटियां आज असुरक्षित हो गई हैं? बेटियां असुरक्षित थी तब इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। इनको 2027 का चुनाव दिखने लग गया तब ये दहाड़े मार करके रो रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो इनके संगठन में पावर का जो युद्ध चल रहा है वो इतना इस कदर चल रहा है कि जो डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए, जो कार्य होने चाहिए धरातल पर, वो ना होकर के सारे इनके गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी के ढेर चलता चला जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी पहले भी कहते थे कि ये ऐसे ऑटो हो रखे हैं कि जिसके दो चक्के अलग भाग रहे हैं और पहला चक्का अलग भाग रहा है। और पहली मीटिंग नहीं है मोनिका जी, इससे पहले भी ब्रिजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी मीटिंग अलग की हुई थी, हालांकि उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं थे। लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई असर पड़ेगा? ठीक है, अगर संगठन और पार्टी के बीच में खींचतान चल रही है या सीएम डिप्टी सीएम के बीच में खींचतान चल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ सकता है, कोई असर पड़ सकता है जनता के बीच में, जनता के मन में, या चुनावों पर या रणनीति पर? मोनिका जी, जनता के बीच में असर तो पड़ ही रहा है। जनता ही तो खामियाजा भुगत रही है। आपको डिसीजन लेना है और आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि आपकी सामंजस्य नहीं बैठ रही आपस में। आपका अपना पावर कलेश चल रहा है। अपना पावर कलेश चलने में पीस कौन रहा है? वो होता नहीं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा ना कोई। तो इनके यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने चला रखा हुआ है उसमें कौन है दो पाटन के बीच में? उत्तर प्रदेश की जनता है दो पाटन के बीच में, और वो दो पाटन के बीच में वही पिस रही है। क्योंकि इनके यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि 24 घंटे में सोल्व करेंगे, माननीय डिप्टी सीएम को लगे अरे कैसे 24 घंटे में मसला सोल्व होगा। तब डिप्टी सीएम जी चाहेंगे कि इस मुद्दे पे जो है सरकार के पक्ष में चलेगी तो होनी चाहिए। तो मेन मुखिया है चलेगी तो उसकी ही, जो मेन मुखिया है चलेगी तो उसकी ही ना, चाहे कोई पीछे से अंदर खाने कुछ भी करता रहे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह देंगे, जो यूपी में दिखता भी है, तो चलेगी तो उनकी ही। आपको पता है तो स्ट्रेस तो होगा ना मोनिका जी।
हम कह रहे हैं उनकी कितने भी चढ़े स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, तो अब तक स्ट्रेस था, अब वो मैं फिजिक्स की भाषा में बोलूं तो वो स्ट्रेन तक पहुंच गया हुआ है, इसीलिए आपको दिखने लगा है। जनता को भी, हालांकि जनता तो पहले से ही देख रही थी, वरना आपको पता जितनी जो है जनता परेशान हुई, जितने विवाद होते रहे, अगर सामंजस्य के साथ में भी कोशिश करती सरकार, करना नहीं चाहती काम, वो अपने वर्चस्व में लगे हैं कि मैं ज्यादा दिखूं, वो ज्यादा दिखे। तो वर्चस्व की लड़ाई में बीजेपी लगी हुई है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है, कह रही है डॉक्टर पूजा मिश्रा जी। डॉक्टर रत्ना पांडे जी भी कनेक्ट कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है रत्ना पांडे जी आपका। रत्ना पांडे जी, क्या आपको भी लगता है जिस तरह से ये मीटिंग हुई है और उससे पहले संघ प्रमुख की भी जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हुई थी, अब सीएम आउट होते हैं मीटिंग से और डिप्टी सीएम, संगठन, तमाम दिग्गज वो एक साथ बैठ के मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की एक नई सियासी गाथा लिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के बीच में या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, और इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ये विशुद्ध रूप से अनुशासनहीनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है चीफ मिनिस्टर, उसकी एब्सेंस में अगर पॉलिसी डिसीजंस लेने लगती है पार्टी तो इसका कोई मतलब नहीं है। या तो वो अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते, उनके डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, या अब चीफ मिनिस्टर इज नॉट कैपेबल, वो खुद को कैपेबल नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि मुझे पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये पूरी तरीके से एक अनुशासनहीनता का विशुद्ध उदाहरण है और इनकी आंतरिक कलह एक बार उन्हें खुलकर जनता के सामने आ गई है कि अब बीजेपी में वो शक्ति, वो सामर्थ्य और वो नेतृत्व क्षमता नहीं बची जो कि अपनी पार्टी को ही सुदृढ़ और सुचारू रूप से दिशा की ओर ले जा सके। जनता का मार्गदर्शन तो क्या ही करेंगे। इनका इम्पैक्ट तो ना तो पहले कुछ आया, गर्मी उतारने जो मुख्यमंत्री प्रदेश की शपथ लेता हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आना था। कल ही हुआ है बस्ती में महिला के साथ रेप, 3 दिन पहले एक बच्ची के साथ कानपुर में। तो ये एक ऐसे असफल मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बलात्कार की भूमि बना दिया है। मुझे बेहद शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरे प्रदेश को सांस्कृतिक, आपराधिक और जितने भी प्रकार के नेगेटिव नैरेटिव्स हैं उन सब में ले जाकर कटघरे में खड़े करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साबित हुए हैं। बात कर लीजिए, इन्होंने सामने खड़े होकर शंकराचार्य जी का अपमान किया था और उसी शंकराचार्य जी के उन्हीं पटुकों को बुलाकर ब्रजेश पाठक जी बाकायदा तिलक सम्मान कर रहे थे। तमाम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन्हीं पटुकों को नहीं, वो पूजा मिश्रा जी कह रही है कि जिन बटुकों का अपमान हुआ था उन्हीं बटुकों को नहीं, अलग अन्य बटुक थे। नहीं अलग वो भी शौक कर रहे थे, होता नहीं है कि कुछ तो कर लूं मैं, तो जिन्हें अपमान के लिए लाया गया था वो एक आरोप लगाने के लिए लाया गया, वो तो कभी शंकराचार्य जी ने उन्हें अपना क्लेम ही नहीं किया कि जिस बटुक ने आरोप लगाया जिसको, लेकिन जो किया गया मुद्दा वहां था कि जिस शंकराचार्य और जिस बटुक व्यवस्था का अपमान योगी आदित्यनाथ जी ने खड़े होकर अपने समक्ष अपनी सरकार के अहंकार में किया, उसका सम्मान अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने घर पे बुला के कर रहा है तो क्रॉस और कंट्रोवर्सी दोनों पैदा हो गई, दोनों स्पष्ट हो गई कि आपस में एक मत तो कहीं नहीं है। और पहले भी कई बार ये साबित होता रहा कि एक मत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, जो सवाल आप उठा रही हैं मिश्रा जी इसका जवाब देंगे। पूजा मिश्रा जी की बात आपने सुनी, रत्ना पांडे जी की बात आपने सुनी, आर के मिश्रा जी, ये तो सीधे सीधे दर्शा रहा है कि एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आप बेशक ऑल इज वेल कह लीजिए, लेकिन डिस्टेंस तो क्रिएट हो ही रहा है ना। अगर शंकराचार्य का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जा रहा है रत्ना पांडे जी के द्वारा, तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के जो बयान थे, इनडायरेक्टली जो बयान थे शंकराचार्य को लेकर, उन्होंने नाम लेके नहीं कहा, लेकिन जो बयान दिए वो सबको समझ में आए। लेकिन विपरीत केशव प्रसाद मौर्य क्या करते हैं, क्या बयान देते हैं, ब्रजेश पाठक क्या करते हैं, वो भी सामने आया। तो एक विरोधाभास तो दिख ही रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ऑल इज वेल है? ये तो सरकार और संगठन के बीच में, पार्टी के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर ही रहा है। मोनिका जी देखिए, जनता से दूर, जनता ने इनको दूर कर दिया। ये दोनों जो पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठी है, इनको जनता ने दूर कर दिया। हमने तो दूर नहीं किया, लेकिन जनता से दूर होने के बाद कैसी बौखलाहट होती है
अब एक तरफ से जो हमें गिना रहे हैं, मुझे लगता है जो कि इनको अपने सरकार के अंदर में भी झांकना चाहिए, जब 2017 से पहले। और कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस जो ये गिना रही है, इनको पता है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, जो विकास के कार्य हैं उत्तर प्रदेश में बेहतर हुए हैं। तो क्या संगठन को, जो कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अपने संगठन के अंदर में इनको झांकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अपने संगठन के अंदर में अपनी पार्टी को न देख करके पार्टी के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे लगता है जो कि अगर नीति के ऊपर, मैं कह रहा हूँ गर्मी उतारते कोडी के अपराधी के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप पिक्चर बना के नैरेटिव सेट करेंगे, अतीक अहमद और कश्मीरी को पिक्चर में दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम को पिक्चर में सामाजिक समरसता चैलेंज करेंगे। ये आपकी क्योंकि हमें पता है तो क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, उसमें ठीक है। आरोप आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करने के में लगी हुई है, वो आप पर सवाल खड़े कर रही है। चलिए ठीक है, सवाल अभी भी तमाम है और इन सवालों का जवाब लिया जाएगा और आपस में भी आप जो सवाल करना चाहते हैं आपको भी पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुई एक ऐसी बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नदारद थे और सभी दिग्गजों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की दिशा दशा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। और इस बैठक में सीएम के नदारद होने की वजह से तमाम तरह के सवाल जो हैं वो आकर खड़े हो गए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आर के मिश्रा हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, डॉक्टर रत्ना पांडे हैं, निरंजन पौदार जी हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रत्ना पांडे जी, चलिए आप ही के पास पहले आते हुए, आर के मिश्रा जी से जब सवाल कर रहे थे तो वो तो सीधे कह रहे हैं कि वो कांग्रेस सवाल उठा रही है, देखिए जिसकी उत्तर प्रदेश में ना कोई जमीन है ना ही कोई अस्तित्व है, वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले कांग्रेस, क्या अपने गिरेबान में कांग्रेस को झांकने की जरूरत है कि जनता के बीच में हमने अभी अपनी जगह नहीं बनाई है, जनता के दिलों में उत्तर प्रदेश में अभी हमने अपनी जगह नहीं बनाई और हम सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या आपको एक ये रियलिटी चेक लग रहा है? कांग्रेस की जगह की चिंता मिश्रा जी और इनकी पार्टी ना करे तो बेहतर होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले लेवल फील्ड में खेलना सीखिए। चुनाव के प्रतिस्पर्धा से भागने के लिए चोरी और एसआईआर का सहारा लेना बंद कीजिए। पता चल जाएगा चुनाव क्या है, कांग्रेस की जमीन कितनी है और आपकी हैसियत कितनी है। अभी कल ही पता चला है कि 544 वोट काटे गए हैं एक विशेष वर्ग के, एक धर्म के। तो यदि पहले ही जो हमारा इतिहास है चुनाव का 60-65% इलेक्शन होता था, अब एसआईआर के बाद आप सारे वोटर भी काट लीजिए। आपको चोरी की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेवल फील्ड का अगर इलेक्शन होने दीजिए, पता चल जाए किसकी कितनी हैसियत है। खाली कांग्रेस को कोसना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, सबकी एक स्टाइल बन गई, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते जनता के सामने। पिक्चर दिखाएंगे, कभी केरल फाइल, कभी धुरंधर, और जब करना होगा तो हम हो जाएंगे सरेंडर। तो ये तो इनकी नीति है, ये इनका कारण है। और इस तरीके से पिक्चर तो बॉलीवुड बना रहा है, आप बीजेपी पर कहां से आ गए? पिक्चरें तो बॉलीवुड बना रहा है ना, आप बीजेपी पर कहां से आ गई? नैरेटिव कौन दे रहा है? संसद में किसने प्रचार प्रसार किया था? मुझे तो याद नहीं है 70 साल में कभी संसद में किसी पिक्चर का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं इस बात का। ठीक है, एक सेकंड, बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रही हैं आप कि नैरेटिव सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से नैरेटिव दिए जाते हैं। रत्ना पांडे जी जवाब ले लेते हैं जब आप इस तरह के गंभीर और बड़े आरोप लगा रही हैं। आर के मिश्रा जी, सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है, नैरेटिव देती है, और जब अपने भीतर बात आती है तो आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो कि कांग्रेस की, मैंने अभी अस्तित्व की बात करी तो इनको मिर्ची लग गई। मैंने यही तो कहा है ना, जो कि कांग्रेस अपनी अनुशासनहीनता, जो नींबू मिर्ची टांग के राफेल लाते हैं, हम शुद्ध वैज्ञानिक लोग हैं। नींबू मिर्ची, धनिया, अदरक, महिलाओं से ऐसी बातें करके बंद कीजिए मिश्रा जी। आपने बोला, मैंने सुना, तो आप मेरी बात सुनिए तो सही। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?
आप अपना उत्तेजित मिर्ची धनिया की दुकान मैं तो यही कहा ना, जो अनुशासन और लगनी चाहिए, क्योंकि फिल्मों की अपने वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहना है सदन के अंदर और बाहर महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता को सुरक्षा में पूरी पता वो लगे आपको देश के अंदर में क्या है, जब इनको अपने स्थिति के बारे में ही नहीं पता है, यहाँ पर आपकी बातें रखेंगी। रत्ना पांडे जी सुन तो लीजिए, जब आप गंभीर आरोप लगा रही हैं, रत्ना पांडे जी सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप आरोप लगाएंगी तो आरोपों का जवाब भी तो सुनिए ना। हिंदू मिर्ची, इन्होंने मिर्ची कैसे कहा? मिर्ची नमक आपको लगती है, आपके राफेल में आप टांगते हैं। जितने प्रकार के ये पाखंड है, ये देश को बीजेपी सिखाती है। ठीक है, उनको बोलने तो दीजिए। ठीक है, वो अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे, बोलने तो दीजिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बोलने दीजिए, उनको भी बात रखने दीजिए। आर.के. मिश्रा जी। मोनिका जी, मैंने यही कहा है, मैंने इतना ही कहा है जो ना कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो आज अगर मैंने इनको कहा जो कि इनकी पार्टी के नेता ही अनुशासनहीन है, तो इसमें क्या गलती मैंने बोला है? क्या संसद के अंदर में, संसद की सीढ़ियों के ऊपर में बैठ करके आप चाय बिस्किट खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो ये क्या कहीं पे भी संविधान में ऐसे आचरण के ऊपर में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज इसको संसद की तरफ, आचरण की तरफ, इन तमाम बातों की तरफ अभी मत लेकर जाइए डिबेट को। प्लीज हम अपने टॉपिक पर स्टिक रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज कहाँ सारे वो कच्चे चिट्ठे खोलने के लिए अभी मत रुकिए, हम अपने टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। आर.के. मिश्रा जी, जब दो पावर सेंटर्स की बात हो रही है, आरोपों का जवाब दीजिएगा उसी लाइन में जो उन्होंने आरोप आप पे लगाए हैं, उसका तो जवाब आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन प्लीज इधर उधर की बात नहीं, सीधे जवाब दीजिएगा। जो आरोप लगा रही है कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। जी, मैं बिल्कुल सीधा जवाब देना चाहता हूँ। यही भटका रही है इस चर्चा को। मैं इतना कहा ना जो कि केवल मीटिंग को लेकर के जो ये चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, इस मीटिंग में मात्र जो अनुपस्थित थे, अनुपस्थित का कारण मैंने बताया। जो अनुपस्थित कारण, अब ये ध्यान दीजिए, कम से कम तमीज और तहजीब और मर्यादा सीख के आइए अपने साथ में। क्या करने आते हैं आप लोग? महिला बोल रही है तो आप अड़क रहे हैं। अरे अपनी कंप्लेंट क्यों डाल रहे हैं? आपके पास जब तक आपके चाहिए, प्रवक्ताओं को आचरण के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। किसी की बातों को सुनने का कम से कम क्षमता तो रखिए, किसी की बात सुनने का क्षमता रखिए। आपने प्रश्न उठाया तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए, लेकिन आपको सुनने की कोई क्षमता ही नहीं है। आप हर चीज रत्ना पांडे जी सुनिए भी तो सही, सुनिए भी तो सही, सुनना भी तो जरूरी है, बोलने तो दीजिए उनको। आपने केवल प्रश्न कर लिया, आपने आप मेरी जवाब ही नहीं सुन रहे, आप मेरी जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। आप मिश्रा जी बोलिए, ओवर टू यू। आर.के. मिश्रा जी, ओवर टू यू। शिखंडी मत बनिए, आपका प्रधानमंत्री शिखंडी है, आप भी शिखंडी है। महिलाओं की आड़ लेना बंद कीजिए, सामने आइए, जवाब दीजिए। और इनका अपराधी कहाँ है? महिला अपराध कब रोकेंगे आप? कहाँ से कहाँ हम इस चर्चा की दिशा को लेकर जा रहे हैं? रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए, आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। पांडे जी सुनिए भी तो सही ना, आप लगातार बोल रही हैं, सुनिए भी तो सही, लगातार बोल रही हैं। कहाँ से कहाँ चर्चा की एक अलग दिशा जा रही है? रुक जाइए, सुन भी लीजिए। आपने सवाल उठाया, आपने आरोप लगाया, आप उनको बोलने दीजिए। आर.के. मिश्रा जी, ओवर टू यू। मोनिका जी, मैंने कहा जिस मीटिंग को का आधार लेकर के ये कहा जा रहा है कि वहां पर दो पावर सेंटर बन रहे हैं, मैं उसका इतना जवाब दिया हूं जो कि केवल आप इस मीटिंग को आधार लेकर के ये नहीं कह सकते कि किसी संगठन के अंदर में किसी तरह की उठापटक है। मैंने इतना कहा जो कि योगी जी किस कारण से अनुपस्थित थे। हमें पता है जो कि 28 मार्च को जो उद्घाटन होनी है केवल एयरपोर्ट की, उसमें उनका व्यस्त कार्यक्रम था। इस बीच में ये मीटिंग हुई है, कोई गुप्त मीटिंग तो हुई नहीं थी। कोई गुप्त मीटिंग होती तो कोई बात थी।
गुप्त मीटिंग नहीं चलिए हुई। ठीक है, अगर आप इस बात को लेकर सफाई देते हैं, ओके आरके मिश्रा जी, अगर आप इस बात को लेकर सफाई देते हैं कि बेफिजूल के सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई गुप्त मीटिंग नहीं हुई, आराम से ओपन मीटिंग थी, कुछ भी छुपाकर बंद दरवाजों में कुछ भी नहीं हुआ, चलिए अगर आप इस बात को लेकर सफाई देते हैं तो क्या इस मीटिंग को हम आरएसएस की अभी जो आरएसएस की और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मीटिंग हुई थी, संघ प्रमुख की सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई थी, उसके फॉलो अप में एक मीटिंग माने कि एक तरह का ये मीटिंग करेक्शन कोर्स का हिस्सा था, जहां पर निगम आयोग इन तमाम मुद्दों पर बात होती है, भर्तियों को लेकर बात होती है, पहले सुध क्यों नहीं आई, अब जो आरएसएस प्रमुख की मीटिंग हुई थी उसके तुरंत बाद सुध आती है, तो क्या इस मीटिंग को कोर्स करेक्शन का हम हिस्सा माने? मोनिका जी देखिए, यहाँ पर क्या है, पार्टी हो चाहे आरएसएस, हमने कहा जो कि अगर हमारे बड़े अगर कोई मार्गदर्शन देते हैं तो उनका अनुसरण किया जाता है। अब इसमें तुरंत से इसमें लंबी तो मार्गदर्शन में आप वो बात सही मान रहे हैं ना, यानी कि कार्यकर्ताओं को समेट कर चलने की जरूरत है, और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनमें घमंड आ रहा है, उनको भी नीचे आ जाने की जरूरत है। तो संघ प्रमुख की जो सीख थी, जो बकायदा सामने भी आई, चर्चा का केंद्र भी बनी, क्या आप उस सीख को सही मान रहे हैं? अंदर यही चीजें चल रही है ना। गार्जियन के द्वारा जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसका अनुसरण करना हम सबका कर्तव्य है। तो आप मानते हैं जमीनी कार्यकर्ता नाराज थे, आपके गार्जियन ने जो सलाह दी आपने उसको स्वीकार किया, मीटिंग हुई, तो क्या आप वाकई में मान रहे हैं ना कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो नाराज थे, इसीलिए फटाफट भर्तियां कर ली जाएं ताकि उनकी जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाए? मोनिका जी नाराज नहीं थे, बल्कि मैं कह रहा हूँ उन्होंने जैसे कहा कि किसी ऐसे कार्यकर्ता में कोई घमंड आ जाता है, तो अगर वो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है क्योंकि ऐसे घमंड हमें नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कहता हूँ पार्टी के जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। ये भी आप कह देते हैं विचारधारा है, ये भी आप कह देते हैं विचारधारा है, लेकिन ये जो घमंड है, ये घमंड किस लिए आ रहा था? सत्ता के बल पर घमंड आ रहा था क्या? और ये जो नसीहत दी गई है, ये बैलेंस करने के लिए नसीहत दी गई है कि 27 में चुनाव है, जरा संभल जाओ, बैलेंस कर लो, वरना कहीं जनता मुंह के बल गिरा ना दे, इसीलिए बैलेंस कर लो, एटीट्यूड इतना अपने अंदर मत लेकर आओ। जी यही अनुशासन और यही मार्गदर्शन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जरूरत है, जो नहीं मिल रहा है समय समय पर, इसलिए इस तरह से ये घमंड में अभी भी चूर है। नहीं, उनके कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता तो नाक की सीध में अखिलेश यादव के पीछे चल रहे हैं, कुछ अंदर खाने कोई खींचतान की बात नहीं आ रही है, क्योंकि आती तो सामने आती, हम उस पर भी चर्चा कर रहे होते, हम उस पर चर्चा कर नहीं रहे हैं, हम आपके मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सपा में वो नाक की सीध में सिर्फ अखिलेश यादव के पीछे हैं। मोनिका जी मैं कह रहा हूँ अभी भी इनको सीख लेने की जरूरत है, अभी भी मार्गदर्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इनके नेताओं का आचरण ही बहुत खराब है, इनके नेताओं का आचरण खराब है। चलिए उनके नेताओं के आचरण पर भी हम आ जाएंगे, उनके नेताओं के आचरण पर भी चलिए आ जाते हैं। आचरण में स्वर्ण पदक मिला हुआ है सबको, लीजिए वो नाम गिना रही हैं। नेता के आचरण को हम लोग देख सकते हैं, तो गले लगते हैं, आंखें मारते हैं। मोनिका जी आचरण पे एक टिप्पणी ले लीजिएगा। हाँ जी, आपके नेता का आचरण हम जनता ठीक है। आरके मिश्रा जी एक सेकंड, रत्ना पांडे जी आपने भी बात कही, पूजा मिश्रा जी के पास मैं जाना चाहूंगी। पूजा मिश्रा जी आप जो कहना चाहती है वो तो कही है ही, साथ में सवाल, क्योंकि वैसे तो मैंने खुद ही आप जवाब दे दिया, आरके मिश्रा जी ने जो तंज कसा कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता नाक की सीध में अखिलेश यादव के पीछे चलते हैं, तो वो सपा जो सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर ही चलती है, वही सर्वे सर्वा है, वो कहे उठ तो उठ, वो कहे बैठ तो बैठ, वो कहे सूरज तो सूरज, वो कहे चांद तो चांद, तो फिर वो सपा जिसमें संगठन पार्टी जैसी कोई चीज दिखती ही नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव ही सर्वे सर्वा दिखते हैं, वो कैसे सवाल उठा रही है बीजेपी को लेकर? मोनिका जी पहली बात तो आचरण पे कह देते हैं कि जो है ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की हुई थी, तो जो अभी आचरण किया है ना पंकज चौधरी जी ने 2 डिप्टी सीएम को लेकर के, इन्होंने ब्राह्मण विधायकों पे कहा था कि ये आचरण ठीक नहीं है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे
कि ये ज्ञान देने की जरूरत है, तो इनके यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को ये आचरण को लेकर के, कभी आरएसएस सरकार के आचरण को लेकर ज्ञान देती है, कभी प्रदेश अध्यक्ष जो है विधायकों की मीटिंग को लेकर के ज्ञान दे रही होती है। हाँ, उन आचरण पे ज्ञान नहीं देती कि शंकराचार्य जी को स्नान करने नहीं दिया जाता है, और वहीं पर जो है आशाराम जैसे लोग जाकर के वीआईपी दर्शन कर रहे होते हैं वाराणसी में। अब हम आ जाते हैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। मोनिका जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि नहीं, आपका संगठन जो है संगठन आपका नहीं है या संगठनात्मक ढांचा नहीं है। आप जो कहना चाह रही हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा आपके सामने बैठी हुई प्रवक्ता हैं, और जब भी आपने बुलाया होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रवक्ता ही मिला होगा। ऐसा नहीं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो है आ रहे होंगे। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर पूजा मिश्रा जो है अगर आपको बुलाया गया तो आप नहीं जाएंगे, आपको पहले कंफर्म करना पड़ा कि आपकी को जाना है कि नहीं। आपको बुलाया गया है, आपको लगता है कि आप बात रख सकती हैं तो आप बेशक जाइए। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष से लेते हुए सबकी कमेटी जो बनी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नॉलेज होता है। भाजपा के प्रवक्ता को पता नहीं है कि इनकी जिला कमेटी में बदलाव चल रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कुछ बधाइयों के संदेश आ रहे थे, अभी 4 घंटे पहले कुछ अनाउंस किए गए हैं, मीटिंग के बाद में कुछ इधर अनाउंस किए गए। मैं वही सोच रही थी कि अभी प्रवक्ता महोदय को क्या पता ना पता हो कि मीटिंग के बाद में संगठनात्मक जो है ढांचा की कहाँ पे बदलाव आ रहा है, कहाँ पे डिप्टी सीएम किसको बधाई दे रहे हैं, और कौन से डिप्टी सीएम कौन से जो है अपने व्यक्ति को कहाँ पे सेट कर रहे होते। समाजवादी पार्टी में बकायदा साइन के साथ में अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का संगठनात्मक ढांचा जाएगा तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने फाइल गुजर करके जाएगी। उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ, हमारे संगठन में इतने अपॉइंटमेंट हो रखे हुए हैं। और जी, शायद पूजा मिश्रा जी के साथ कुछ टेक्निकल कनेक्शन एरर है। सुन पा रही हैं आप? ओके, माफी के साथ पूजा मिश्रा जी के साथ शायद कुछ टेक्निकल एरर आ गया। हम जल्द पूजा मिश्रा जी को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। निरंजन पोद्दार जी के पास चलते हैं। निरंजन पोद्दार जी, चर्चा आपने पूरी सुनी, बहसबाजी आपने पूरी सुनी, सवाल एक सेकंड, शायद पूजा मिश्रा जी कनेक्ट कर गई हैं। करेक्ट, पूजा मिश्रा जी सुन पा रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। अब माफी चाहूंगी निरंजन जी, मैं लौटूंगी बस 1 मिनट में आपके पास। पूजा मिश्रा जी अपनी बात कंक्लूड कर लें। पूजा मिश्रा जी। जी जी जी, तो हमारे यहाँ पे जो आप संगठन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे संगठन का जो प्रोसेस होता है, मुझे लगता है सभी संगठन में प्रोसेस हो रहा होता है। हमारे यहाँ पे खींचतान नहीं होती है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बना दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी नहीं है। ये जो है आ गई आपकी सूची, आ गई प्रवक्ताओं की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्ति एक है ना पूजा मिश्रा जी, वही तो बात है ना। खींचतान होगी कैसे? व्यक्ति एक है। नहीं, व्यक्ति एक है। अब अगर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दोनों के साथ एक इक्वल बैलेंस पे होती तो समझ में आता। आप तो चाचा को ही साइड कर देते हैं, तो फिर जब पावर एक ही है, एक ही सेंटर्ड पर्सन है, तो खींचतान की बात ही नहीं आई। मोनिका जी, जो जिस पदभार पे है वो रहेगा। अगर जो है प्रदेश कमेटी की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बना करके देनी होगी तो प्रदेश अध्यक्ष रामराज पाल जी ही देंगे। अगर जिला अध्यक्ष की सूची, जिला कमेटी की सूची बना करके देनी होगी तो प्रदेश अध्यक्ष के पास में जिला कमेटी सूची बना करके ही देगी। अगर प्रवक्ताओं की सूची बना करके देनी होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ताओं को। चलिए ठीक है, आप अपनी पार्टी के लिए अभी कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हमारे बीच अंदरूनी खींचतान नहीं है। मेरे ख्याल से ये मार्च का अंत महीना 28 या 29 तारीख नोएडा से आधिकारिक आगाज करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। फिर इसके बाद अगले साल चुनाव है ना, अगले साल चुनाव है। देखिएगा अंदरूनी खींचतान यादव परिवार के भीतर ही कैसे धीरे धीरे सामने आएगी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हर साल हम हर बार चुनावों में हम ये चर्चा करते हैं। बीते चुनावों में भी चर्चा हुई थी, तो इस बार भी चर्चा होगी। ये जाहिर सी बात है, लिखवा के ले लीजिएगा। निरंजन पोद्दार जी, अब ये जो निगम और आयोग की भर्तियां होंगी, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है आपको ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है कार्यकर्ताओं को बैलेंस करने के लिए, या फिर अगले साल चुनाव है तो उनको देखते हुए कास्ट और एरियाज को बैलेंस करते हुए भर्तियां होंगी, ताकि ये जो भर्तियां हैं ये बेनिफिशियल हों चुनावों को देखते हुए भी? क्या आंकलन आप कर पा रहे हैं? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये इतना विलंब क्यों हो रहा है। चाहे आप इसके अंदर सरकार की भर्तियां समझ लीजिए, चाहे आप मंत्रिमंडल विस्तार समझ लीजिए, या इसके अलावा जो तमाम नियुक्तियां हैं, या और अगर आप संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर भी बहुत सारे पद ऐसे हैं, चाहे उसके अंदर आप प्रकोष्ठों की बात कीजिए, चाहे मेन संगठन में बात कीजिए, वो सारे उसके अंदर भी कई साल हो गए हैं उनके अंदर रिक्तियां, या यूं कहें कि उनके अंदर रिक्तियां भरी नहीं गई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। यानी कि निश्चित रूप से
पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिना आग के धुआं निकलता नहीं है। धुआं जब वहीं उठता है जहां जिसके नीचे कहीं ना कहीं आग जल रही होती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो रह रहकर आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से बीच बीच में से चिंगारी फूटती है, आपस के अंदर स्पार्किंग होती है, तो वो चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ, संगठन और सरकार, इसके बीच में जब तक समन्वय नहीं दिखाई देता है तब तक चिंगारियां आपको दिखाई देती हैं, या यूं कहें कि स्पार्किंग लाइट आपको नजर आती है। और आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले 3-4 वर्षों की बात करें, तो इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो चर्चाएं तो करती हैं, लेकिन राजनीति के अंदर कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। अगर आप इसके अंदर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो किसने नहीं देखा कि जब आपको पता होगा कि केंद्रीय स्तर के ऊपर समाजवादी पार्टी के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो मंच से किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी, जो पार्टी के संस्थापक थे और पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उनके साथ क्या हुआ, अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से पार्टी की कमान संभाली थी, वो किसी से कोई छुपी थोड़ी है। उसके बाद में चाचा और भतीजा के बीच में कितने दिन चला, वो भी सबके सामने। इसी तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो तमाम जो राज्य हैं उनके अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर विरोधाभास नहीं चल रहे हैं, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बीच के अंदर जो सह और मात का खेल, या यूं कहें कि घात प्रतिघात का खेल नहीं चलता। तो ये राजनीति का एक कुत्सित चेहरा है, ये सभी पार्टियों के अंदर है। और ये इसको कोई कहे कि भाई हम इसको, हाँ ये जरूर है कि जब जो प्रमुख नेतृत्व है, जब उसकी पकड़, उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता में जब कमी आती है तो इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन पहले एक नया अभियान शुरू किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को एआई से प्रशिक्षण देंगे, उनको सोशल मीडिया का प्रशिक्षण देंगे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को भी ये चीज समझ में आ गई है कि आपने अभी तक जिस तरीके से सत्ता आपने चलाई है, जिस तरीके से आपने सरकार चलाई, संगठन चलाया, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मोनिका जी, मेरी बात किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, मेरा अपना एक जिसको कहते हैं स्वतंत्र विश्लेषण होता है, जो मैं कह के जाता हूं कि आप 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के पास 13 करोड़ 12 करोड़ कार्यकर्ता नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख ट्रेंड नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को सोशल मीडिया और एआई की ट्रेनिंग नहीं थी, तब तो नरेंद्र मोदी जी 282 और 303 जीत करके आए। और उसके बाद में जब आपने पन्ना प्रमुखों को ट्रेंड कर दिया और आपने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा करके 12 साढ़े 12 करोड़ कर दी, तब आप 240 पे आके रुक गए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कोई अभियान छेड़ रही है, उससे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि भाई उनको भी ये चीज का आभास है कि राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं थोड़ी खिसकती हुई दिख रही है। लोकप्रियता और विश्वसनीयता के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट सभी को महसूस हो रही है। और इस चीज को केवल आप यूं माने कि भाई ये केवल मेरा विश्लेषण है, ये तो स्पष्ट आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मोनिका जी मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं कि अहम और वहम किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए आप ये मान के चलिए सबसे बड़ी बीमारी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 4-5 वर्षों के या पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अहम और वहम से जिस तरीके से लबरेज नजर आई, उसका परिणाम आपको दिखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके प्रदेश लेवल के नेताओं के ऊपर भी पुलिस ने उनको घेर करके दौड़ा करके पीटा, सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष 3 दिन तक खाने के बाहर, यानी कि पदस्थ जिलाध्यक्ष 3 दिन तक खाने के बाहर अनशन या धरने पर जिनको बैठना पड़ जाए। तो कहने का तात्पर्य है इस बात से स्पष्ट संकेत है। और ये आपने देखा होगा कि भी पीछे मोहन भागवत जी और सरकार और संगठन और संघ के बीच में समन्वय में बैठक थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर विचार किया गया कि भाई कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा। जी। तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है।
ये अलग बात है कि सरकार अब उसको रिपेयर करने में लगी हुई है, बिल्कुल। उसको अब वो जाहिर सी बात है, देखिए स्वीकार कभी भी कोई नहीं करता है कि हमारी गलती है या हाँ भाई अंदर कोई दिक्कत है, हमें सुधारने की जरूरत है, स्वीकार कोई नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये जो अंदर की बात है ये एक अलग कहानी जरूर बयां कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस कहानी को कितनी जल्दी बीजेपी समेट लेती है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।